नमस्ते, रिपब्लिक भारत पर आपके साथ मैं अभिषेक पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं फाइनल कट। फाइनल कट में सबसे पहले बात करेंगे हम दिल्ली पुलिस के बड़े एक्शन को लेकर। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शहजाद भट्टी से जुड़े 2 अलग अलग मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया और जांच एजेंसियों का कहना है कि इन मॉड्यूल्स के तार पाकिस्तान से जुड़े नेटवर्क और भारत में युवाओं की ऑनलाइन भर्ती से जुड़े हुए हैं। आखिर कौन है शहजाद भट्टी, कैसे सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को अपने नेटवर्क में जोड़ने की कोशिश करता है और दिल्ली पुलिस को इस कार्रवाई में क्या कुछ मिला है, इस खास रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान कनेक्शन का भांडाफोड़, दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 आतंकी मॉड्यूल, 6 गिरफ्तार। मॉड्यूल 1 दानिश उर्फ चांद मियां सलमान, मॉड्यूल 2 तैयब, अली फजल, जुबैर, मलकियत सिंह। राजधानी दिल्ली, जहां पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टर शहजाद भट्टी के नेटवर्क को लेकर सुरक्षा एजेंसियां लगातार अलर्ट पर हैं। इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 अलग अलग मॉड्यूल का खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पहले मॉड्यूल में मेरठ के खतौली निवासी दानिश उर्फ चांद मियां और सलमान को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक इनके पास से पेट्रोल बम, एक चोरी की मोटरसाइकिल और उनके हैंडलर के साथ हुई चैट बरामद हुई है। स्पेशल सेल ने दावा किया कि दोनों आरोपी पुलिस प्रतिष्ठानों और दिल्ली के भीड़-भाड़ वाले इलाकों को निशाना बनाने की तैयारी में थे ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। स्पेशल सेल की टीम्स एंटी नेशनल एलिमेंट्स के खिलाफ लगातार एक्शन करती हैं। इसी सीरीज़ में एक शहजाद भट्टी नेटवर्क काफ़ी एक्टिव है, जिसके खिलाफ सेल की टीम उससे कहीं ज़्यादा एक्टिव है और हमने इनके कई मॉड्यूल्स पास में भी बस्ट किए हैं। अभी इसके 2 मॉड्यूल्स पकड़े हैं। इस मॉड्यूल में 2 पार्ट्स हैं। पहला मॉड्यूल है 2 लोगों का, जिसमें दानिश और चांद मियां, दानिश और चांद मियां एक आदमी है और दूसरा उसके साथ है सलमान। ये दोनों खतौली के रहने वाले हैं। जांच यही नहीं रुकी। स्पेशल सेल ने दूसरे मॉड्यूल में शाहीन बाग निवासी तैयब, उसके साले अली फजल और मोदी नगर निवासी जुबैर और पंजाब के मलकियत सिंह को गिरफ्तार की। पुलिस के अनुसार जुबैर पंजाब से मलकियत सिंह के जरिए हथियार लेकर दिल्ली पहुंचाता था। मलकियत सिंह कथित तौर पर अवैध हथियार रिसीव करने का काम करता था और टैक्सी चलाने की आड़ में नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। चारों आरोपियों के कब्जे से 3 पिस्तौल और 2 गाड़ियां बरामद होने का दावा किया गया है। ये दिल्ली में एक पुलिस एस्टेब्लिशमेंट पे या किसी वाइटल इंस्टॉलेशन पे जो इनके टारगेट थे, वहाँ पे पेट्रोल बम फेंकने आ रहे थे। इनके पास से पेट्रोल बम्स भी मिले हैं और इनको निक ऑफ द टाइम में कल पकड़ा गया रात में और एक जो दुर्घटना हो सकती थी उसको अवॉइड कर लिया गया है। ये डायरेक्टली टच में था एक हुनैन राणा, जो कि शहजाद भट्टी का एक एसोसिएट है और शहजाद भट्टी जैसा आप जानते हैं कि आईएसआई का एक प्रोटेजे है, जो आईएसआई की बेहस पे एक गैंगस्टर है जो काम करता है अपने ग्रुप के साथ में। कैमरे पर दिखाई दे रहे यही वो आरोपी हैं जिन्हें दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 अलग अलग मॉड्यूल से गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि ये सभी आरोपी सीधे पाकिस्तान बैठे शहजाद भट्टी के बेहद करीबी माने जाने वाले हसन गुर्जर के संपर्क में थे। जांच में मोबाइल चैट्स भी बरामद होने की बात कही गई है। अब एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क की फंडिंग, हथियारों की सप्लाई और देश भर में मौजूद दूसरे संभावित लिंक की जांच कर रही हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक हसन गुर्जर सोशल मीडिया पर आजाद पंछी नाम की आईडी के जरिए कथित तौर पर युवाओं की भर्ती करता था। पुलिस का दावा है कि गिरफ्तार चारों आरोपियों की भर्ती भी इसी सोशल मीडिया आईडी के जरिए हुई थी। यही नहीं, पुलिस के अनुसार दिल्ली और गाजियाबाद में सिम कार्ड आधारित सीसीटीवी कैमरे लगाने वाले नेटवर्क से भी हसन गुर्जर का संपर्क था और गिरफ्तार आरोपी उससे सीधे बातचीत करते थे। आखिर कौन है शहजाद भट्टी? पाकिस्तान का कथित गैंगस्टर, सोशल मीडिया के जरिए भर्ती का आरोप। भारतीय एजेंसियों के अनुसार आईएसआई से लिंक, भारत के कई राज्यों में सक्रिय आतंकी मॉड्यूल। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार शहजाद भट्टी पाकिस्तान का रहने वाला एक गैंगस्टर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है।
एजेंसियों का आरोप है कि वो सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को पैसे और हथियार का लालच देकर अपने नेटवर्क से जोड़ने की कोशिश करता है। भारतीय एजेंसियां ये भी आरोप लगाती रही हैं कि वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारों पर काम करता है और विदेशों से अपना नेटवर्क संचालित करता है। हालांकि पाकिस्तान की ओर से इन आरोपों पर सार्वजनिक रूप से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। जांच एजेंसियों के मुताबिक उसका नाम सीमा पार आतंकी नेटवर्क, हथियारों की तस्करी और भारत में स्लीपर सेल तैयार करने की साजिशों से जोड़ा जाता रहा है। पहले भी उसके नेटवर्क से जुड़े कई लोगों को दिल्ली पुलिस, यूपी ATS और अन्य एजेंसियां गिरफ्तार कर चुकी हैं। तो वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि पिछले कुछ महीनों में राजधानी में ऐसे मॉड्यूल की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। सोशल मीडिया के जरिए युवाओं की कथित भर्ती, अवैध हथियारों की सप्लाई और संवेदनशील ठिकानों को निशाना बनाने की साजिशों को समय रहते विफल करना सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी प्राथमिकता है। फिलहाल 6 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद जांच कई राज्यों तक फैल चुकी है। एजेंसियां पता लगाने में जुटी हैं कि इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं, फंडिंग कहां से हो रही है और इसका दायरा आखिर कितना बड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब बात करेंगे पहलगाम आतंकी हमले को लेकर, जहां पहलगाम आतंकी हमले में NIA ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की, जिसमें पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी और लश्कर-ए-तैयबा चीफ और फाउंडर हाफिज सईद के खिलाफ आरोप तय किए गए। ये वही आतंकी सपोला है जो मुंबई हमले की साजिश में भी शामिल था। आप रिपोर्ट में देखिए कि किस तरीके से यहां पर ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई। बिहारियां पे छुलते यार, मौत की कसम है। बैठो बैठो, हम लोग खाएंगे। बैठो बैठो। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर जो शक जताया जा रहा था, आखिर वही हुआ। NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जांच में यही दावा किया कि लश्कर-ए-तैयबा प्रमुख चीफ हाफिज सईद ने यह हमला करवाया और इसके लिए प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF का इस्तेमाल किया, जिससे कि पाकिस्तान और लश्कर पर उंगलियां ना उठे। बिहारियां पे छुलते यार, मौत की कसम है। 15 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जम्मू के NIA कोर्ट में 1557 पन्नों की पहली चार्जशीट दर्ज की। इस चार्जशीट में यह बताया गया कि किस तरह से साजिश जट के इशारे पर बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया गया, कैसे पहलगाम आतंकी हमले की पटकथा लिखी गई और इसके लिए हथियार कहां से आए और कब कब जो है सरहद के पार से ड्रोन के जरिए हथियारों का जखीरा भारतीय सरजमी पर भेजा गया। इस चार्जशीट में उन 2 आतंकी समर्थकों का भी नाम था जिन्होंने इन आतंकियों को बेसरन आतंकी हमले में मदद की, उन्हें रहने की जगह दी, खाने का सामान भी मुहैया करवाया। लेकिन इस चार्जशीट के आखिर में NIA की तरफ से यह भी लिखा गया था कि वह अभी कई आंकड़ों पर काम कर रही है। ये आंकड़े जो हैं ये डिजिटल नंबर्स थे, जिसके बाद NIA ने तकरीबन 7 महीने का समय लिया और अब जो है इस केस की सबसे बड़ी चार्जशीट दाखिल हुई। ये चार्जशीट किसी और के खिलाफ नहीं बल्कि लश्कर के सरगना हाफिज सईद के खिलाफ थी। NIA ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में हाफिज सईद को आरोपी बनाया है। जम्मू की NIA स्पेशल कोर्ट में दायर अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में एंटी टेरर एजेंसी ने हाफिज सईद और TRF पर पहलगाम में हुए आतंकी हमले के आरोप लगाए। चार्जशीट में हाफिज सईद के खिलाफ भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और बॉर्डर पार से साजिश रचने से जुड़ी गंभीर धाराएं भी लगाई गई हैं। जांच एजेंसी ने 1597 पन्नों की चार्जशीट में पाकिस्तान की साजिश, हाफिज सईद का अहम रोल और बारीकी जांच से जुटाए गए सबूतों का ब्यौरा दिया। NIA ने 15 दिसंबर 2025 को दाखिल अपने पिछले आरोप पत्र में पाकिस्तानी हैंडलर साजिद जट को आरोपी बनाया था। साथ ही जुलाई 2025 में ऑपरेशन महादेव के दौरान सुरक्षा बलों के द्वारा मारे गए 3 आतंकवादियों और गिरफ्तार किए गए 2 आरोपियों को भी इसमें शामिल किया गया था। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर में अनंतनाग जिले के पहलगाम के पास बैसरन घाटी में आतंकी हमला हुआ था। इसमें 26 टूरिस्टों का उनका धर्म पूछकर मौत के घाट उतार दिया गया था। इसमें 17 लोग घायल हुए थे। इसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, जिसमें सीमा पार जाकर पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया।
लश्कर तैयबा का संस्थापक हाफिज सईद जमात उद दावा से जुड़ा है। वह भारत के वांटेड आतंकियों में शामिल है। 26/11 मुंबई हमले में भी सईद की भूमिका रही है। हाफिज सईद के खिलाफ इस चार्जशीट में एनआईए ने लश्कर के प्रमुख के हर एक गुनाह का पूरा कच्चा चिट्ठा बयां किया है। इस चार्जशीट में एनआईए ने बताया है कि किस तरह साजिद जट ने द रेजिस्टेंस फ्रंट जो है वो लश्कर के इस आका के कहने पर ही शुरू किया था ताकि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को एक स्थानीय रंग दिया जा सके। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान के अन्य इलाकों में जो डिजिटल कॉल्स के इंटरसेप्ट मिले थे उसका भी डायरेक्ट लिंक जो है वो अब हाफिज सईद तक पहुंचा है। यानी कि आतंक के आका का पूरा ब्यौरा और वो किस तरह से इन आतंकियों के जो ऑपरेशन महादेव में मारे गए और पहलगाम आतंकी हमले में शामिल थे उनके साथ संपर्क में था, हर एक चिट्ठा जो है वो इस चार्जशीट में बयां किया गया है। इसके बाद अगला कदम माना जा रहा है कि एक एनआईए कोर्ट जो है उससे एनआईए कोशिश करेगी कि पाकिस्तान के लिए लेटर रोगेटरी इशू करवाया जाए, यानी कि हाफिज सईद को भारत को लौटाने के लिए पाकिस्तान को लिखा जाए। अब बात करेंगे अमेरिका और ईरान युद्ध को लेकर, जहां अमेरिका और ईरान के युद्ध के बाद धीरे धीरे दुनिया उबरने की कोशिश कर रही है कि इस बीच पड़ोसी मुल्क चीन ने एक ऐसी हरकत की जिसने न सिर्फ ट्रंप की धड़कन बढ़ा दी है बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नई टेंशन भी पैदा की। आप सोच रहे होंगे कि चीन ने आखिर ऐसा क्या कर दिया कि अमेरिका से लेकर जापान तक और ऑस्ट्रेलिया तक सभी देशों के होश उड़ गए। रिपोर्ट में समझिए। चीन का खतरनाक प्लान, अमेरिका परेशान। चीन का खतरनाक एक्शन, दुनिया में बढ़ी टेंशन। जिनपिंग ने कैसे बढ़ाई ट्रंप की धड़कन। चीन के जद में आ गया ट्रंप का मुल्क। जैसे ही घड़ी में दोपहर के 12 बजे चीन के एक एक्शन ने सिर्फ एशिया नहीं बल्कि अमेरिका से लेकर जापान, पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी। चीन ने प्रशांत महासागर में अपनी न्यूक्लियर सबमरीन से लंबी दूरी मार करने वाली रणनीतिक मिसाइल का परीक्षण किया, जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। चीन की तरफ से यह दावा किया गया कि उसने जिस मिसाइल की टेस्टिंग की उसकी पहुंच सीधे सीधे अमेरिका तक है, यानी मिसाइल की रेंज 10,000 किलोमीटर से ज्यादा है और ट्रंप का पूरा मुल्क सीधे सीधे जिनपिंग की जद में। चीन अक्सर जमीन से मिसाइलों की टेस्टिंग करता रहता है, लेकिन तनाव बढ़ाने वाली बात यह है कि चीन ने न्यूक्लियर सबमरीन से इसकी टेस्टिंग की, जिसकी वजह से तनाव अचानक बढ़ गया। जिनपिंग की सेना ने जैसे ही यह परीक्षण किया, अमेरिका से लेकर जापान और ऑस्ट्रेलिया से लेकर न्यूजीलैंड और दूसरे देशों ने भी जिनपिंग की तरफ भौं तरेरी। सभी देशों ने कड़े शब्दों से चीन की इस हरकत की निंदा की। पेंटागन ने कहा कि चीन के बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण क्षेत्र में तनाव बढ़ाने और गलतफहमी के जोखिम को बढ़ाने वाला एक गैर जिम्मेदाराना कदम है। वहीं जापान का कहना है कि हमने चीन से मिसाइल परीक्षण रोकने को कहा था ताकि जापान की सुरक्षा को कोई खतरा ना हो। ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि चीन का यह एक्शन क्षेत्र की शांति और स्थिरता को अस्थिर करने वाला कदम है, जो बिना किसी सुरक्षा के भरोसे के बिना किया गया है। वहीं न्यूजीलैंड ने कहा कि हम दक्षिण प्रशांत क्षेत्र को मिसाइल परीक्षण स्थल के रूप में इस्तेमाल किए जाने के सख्त खिलाफ है। चीन की इस हरकत से इंडो पैसिफिक देशों में जो टेंशन बढ़ी है, उस पर एक्सपर्ट का क्या कुछ कहना है, ये भी सुनिए। चीन ने प्रशांत महासागर में अपनी एक मिसाइल का सफल परीक्षण करके अमेरिका को एक साफ संदेश दिया है कि वो अगले साल के अंत में ताइवान पे युद्ध करने के लिए पूरी तरह सक्षम और सार्थक है। और ये जो सैनिक तैयारी चीन कर रहा है, अब चीन पूरी दुनिया को बता रहा है कि उसकी सैनिक शक्ति में कितना इजाफा हो रहा है,
क्योंकि चीन के लिए पहला सैन्य लक्ष्य है ताइवान, जिस पे वो अगले साल के अंत में लेने के लिए हमला करेगा। बहरहाल चीन की इस हरकत से ज्यादातर देश नाराज हैं। कड़े शब्दों में निंदा की जा रही है। मिसाइल टेस्ट के बाद चीन भले ही यह दावा कर रहा है कि अमेरिका उसकी जद में है। अमेरिका जद में है तो पूरा भारत भी रेंज में है। लेकिन एक सच ये भी है कि चीन की जद में भले दुनिया हो, लेकिन ड्रैगन भारत की कूटनीतिक रेंज में है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। ये मलक्का, सुंडा और स्ट्रेट ऑफ लैम्बोक है। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच ये तीनों स्ट्रेट मुख्य प्रवेश द्वार हैं और चीन का लगभग 80% ऊर्जा आयात और भारी व्यापार इन्हीं मार्गों से गुजरता है। इन महत्वपूर्ण जल मार्गों पर चीन की निर्भरता है और यही वजह है कि भारत और उसके सहयोगी देशों को एक मजबूत रणनीतिक बढ़त मिलती है। मतलब यह कि कारोबार में कोई रुकावट ना आए, इसलिए चीन को भारत और उसके सहयोगी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखने पड़े। इन तमाम उथल पुथल के बीच प्रधानमंत्री मोदी भारत के समुद्री भविष्य को आकार देने के लिए इंडो पैसिफिक की रणनीतिक यात्रा पर है। पीएम मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर निकले हैं। माना जा रहा है कि इस दौरे में जब पीएम मोदी की 3 देशों के नेताओं के साथ मुलाकात और बैठक होगी तो चीन को लेकर खास तौर पर बात होगी ताकि ड्रैगन के बढ़ते फन को कंट्रोल किया जा सके। वहीं दूसरी ओर श्रीलंका के एक जेल में कैदियों के 2 गुट आपस में ही भिड़ गए और दोनों गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस हिंसक झड़प में 25 कैदियों की मौत हो गई। रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें हैं श्रीलंका के नोगेम्बो जेल की, जहां कुछ ही मिनटों में पूरा जेल परिसर रणभूमि में बदल गया। लोहे की सलाखों के पीछे जहां कानून का राज होना चाहिए था, वहां खून की होली खेली गई। कैदियों की चीखें, भागते सुरक्षाकर्मी, छत पर चढ़े बंदी और हर तरफ पसरा हुआ डर। ऐसा लग रहा था मानो जेल नहीं बल्कि किसी दंगे का मैदान हो। इस झड़प की शुरुआत रविवार को हुई। जेल में अचानक 2 विरोधी गुट आमने सामने आ गए। कहासुनी शुरू हुई, फिर धक्का मुक्की और देखते ही देखते हिंसा ने इतना विकराल रूप ले लिया कि पूरा जेल प्रशासन बेबस नजर आने लगा। उपद्रवी कैदियों ने जेल के सुरक्षा कर्मियों से हथियार छीन लिए। जेल जहां सुरक्षा सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, वहीं हथियार कैदियों के हाथों में पहुंच गए। इस खूनी संघर्ष में कम से कम 19 कैदियों की मौत हो गई, जबकि 72 कैदी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत नोगेम्बो अस्पताल पहुंचाया गया, जहां कई की हालत नाजुक बताई जा रही है। अस्पताल में भी आपातकाल जैसे हालात बन गए। डॉक्टरों की टीमें लगातार घायलों का इलाज करती रहीं। जानकारी के मुताबिक जेल में पहले से ही तनाव का माहौल था। क्षमता से कहीं ज्यादा कैदी होने के कारण हालात लगातार बिगड़ रहे थे। फिलहाल ये पता लगाया जा रहा है कि हिंसा की असली वजह क्या थी। नोगेम्बो जेल की यह घटना कई सवाल भी खड़े करती है। जब क्षमता से ज्यादा कैदी हों और सुरक्षा व्यवस्था कमजोर पड़ जाए तो जेल सुधार गृह नहीं बल्कि बारूद का ढेर बन जाती है, और वही श्रीलंका में हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दूसरी ओर पीओके में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जारी प्रदर्शन के बीच जम्मू कश्मीर आवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के खिलाफ अब सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। रिपोर्ट देखिए। गोलियां कम पड़ेंगी लेकिन हमारे सीने कम नहीं होंगे। जितना जोर आजमाना है आजमा लो। पाकिस्तानी हुकूमत और उसकी सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ पीओके में गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। JAAC यानी जम्मू कश्मीर आवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व ने एक ऐसा बयान जारी किया जिसने सीधे तौर पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। JAAC लीडरशिप ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को आतंकवादी कहकर संबोधित किया, जिससे पूरे इलाके में तनाव चरम पर है। ये गुस्सा सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है। JAAC ने शहबाज और मुनीर को सीधे और सख्त लहजे में आखिरी चेतावनी जारी की है। इस चेतावनी में साफ तौर पर एक तारीख मुकर्रर की गई है और वो तारीख है 9 जुलाई।
जेएएसी ने सीधे शब्दों में कहा कि हो सकता है कि 9 जुलाई के बाद आपके पास एक भी दिन न बचे। शायद 9 जुलाई के बाद आपके पास एक दिन का भी वक्त न हो, इसलिए उस ऐलान की तैयारी आज से ही हरियाणा पूंछ, हरियाणा मीरपुर डिवीजन। जेएएसी ने पाक सरकार के खिलाफ आगे की लड़ाई में महिलाओं को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। साथ ही प्रदर्शन में महिलाओं की भागीदारी के लिए उनका आभार भी जताया। आज जो मीरपुर डिवीजन की मेरी माओ ने, मेरी बच्चियों ने, मेरी बहनों ने तारीख रकम की कि पाकिस्तान की दहशतगर्द फोर्सेस से अपने जो गिरफ्तार भाइयों को रिहा करवाया, भरपूर मजम्मत की और रियासती दहशतगर्द पुलिस की फेयरिंग के आगे जिस तरह इस रियासत का बेटा खड़ा होता है सीना तान कर, आज गैर रियासती फोर्सेस के सामने मेरी माँ, मेरी बहन और मेरी बेटी खड़ी हुई। जेएसी ने साफ कर दिया कि अब शहबाज और मुनीर की दमनकारी नीति के खिलाफ आर पार की लड़ाई होगी और वो पाक सैनिकों की गोली से डरने वाले नहीं। तुम्हारी गनों की गोलियां कम पड़ेगी लेकिन हमारे सीने कम नहीं होंगे। जितना जोर आजमाना है आजमा लो। पीओके में मौजूदा हालात और विशेष रूप से जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी का ये ताजा अल्टीमेटम एक बहुत बड़े ऐतिहासिक मोड़ की तरफ इशारा कर रहा है। जब स्थानीय लीडरशिप पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को सरेआम आतंकवादी कहने लगे और शहबाज मुनीर को 9 जुलाई की आखिरी चेतावनी दे दे, तो ये साफ है कि अब वहां पानी सिर से ऊपर जा चुका है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई पीओके अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं होगा? क्या भारत के लिए ये कदम उठाने का सही समय है? डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत को वहां के स्थानीय नेतृत्व और जनता का भरोसा जीतना होगा ताकि भविष्य में अगर कोई विलय की स्थिति बने तो वो पूरी तरह शांतिपूर्ण और स्वेच्छा से हो। और मेरे को इसमें कोई सुधार आने वाले वक्त में नजर नहीं आता। तो किसी भी वक्त एक इंटरनल इंप्लोजन मैं देख रहा हूं पाकिस्तान के अंदर कभी भी हो सकता है, जिससे पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे। भारत को कुछ करने की जरूरत नहीं है। भारत को सिर्फ अपने लाइन ऑफ कंट्रोल इंटरनेशनल बॉर्डर को संभाल के रखना है ताकि उस वहां के जो इफेक्ट है उसमें से कोई रिफ्यूजी क्राइसिस या ऐसा कुछ हमारी तरफ ना आए। और जेएएसी जैसा नेतृत्व पाकिस्तानी बंदूकों के साए में खड़े होकर उन्हीं सुरक्षा बलों को सरेआम आतंकवादी कहने का दम रखने लगे तो समझ लीजिए कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। 9 जुलाई का अल्टीमेटम सिर्फ शहबाज मुनीर के लिए आखिरी चेतावनी नहीं है, बल्कि ये उस जुल्म के साम्राज्य के अंत का काउंटडाउन है जो दशकों से पीओके की आवाम पर थोपा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वहीं जम्मू कश्मीर के पहाड़ों पर आसमान आफत टूटी है, जहां पर किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद तबाही का ऐसा मंजर दिखा जहां नजर जाए सिर्फ मलबा ही मलबा दिखाई दिया। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, कहीं सड़कें बंद हैं और कहीं पर प्रोजेक्ट साइट पर गाड़ियां मलबे में दफन हो चुकी हैं। प्रकृति का रौद्र रूप पहाड़ों पर कहर बनकर टूट रहा है। देखिए आप। आसमान से आफत बरसी और पहाड़ों पर प्रकृति का प्रकोप टूट पड़ा। बेहिसाब बारिश और कुदरत का क्रोध ऐसा कि इंसान भी उसके आगे बेबस नजर आ रहा है। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ की है, जहां बादल फटा और देखते ही देखते पहाड़ों से मलबे का सैलाब उतर पड़ा। शांत पहाड़ तबाही के मैदान में बदल गए। कहीं चट्टानें दरकी, कहीं मिट्टी का सैलाब बह निकला और कहीं जिंदगी मलबे के नीचे दबती नजर आई। बारिश का रौद्र रूप ऐसा था कि पहाड़ों से उतरता मलबा अपने रास्तों में आने वाली हर चीज को निगलता चला गया। 540 मेगावाट के कार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट साइट पर हर तरफ तबाही का मंजर नजर आया। जहां तक नजर गई सिर्फ मलबा ही मलबा दिखा। एक तरफ पहाड़ का मलबा बह रहा था तो वही दूसरी ओर प्रोजेक्ट साइट पर खड़ी गाड़ियां मिट्टी में दफन हो चुकी थी। भारी बारिश के बाद हुए लैंडस्लाइड में कई वाहन मलबे के नीचे दब गए। कुछ गाड़ियों के सिर्फ हिस्से दिखाई दिए तो कुछ पूरी तरह मिट्टी में समा गए। किश्तवाड़ में प्रशासन और रेस्क्यू टीमें मलबा हटाने में जुटी है।
जिससे रास्ते बहाल किए जा सके, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है। उधर डोडा में भी बारिश आफत बन गई। प्रेमनगर इलाके में पहाड़ों से भारी बारिश सड़क पर आ गिरा, जिसके बाद जम्मू किश्तवाड़ रोड पूरी तरह से बंद हो गया। सड़क पर चट्टानों, कीचड़ और मलबे की मोटी परत ने आवागमन रोक दिया। प्रशासन रास्ता खोलने में जुटा है, लेकिन बारिश लगातार मुश्किलें बढ़ा रही है। पहाड़ों पर बारिश अब राहत नहीं बल्कि मुसीबत बन चुकी है। फिलहाल पूरे इलाके में अलर्ट है, क्योंकि मौसम का रौद्र रूप अभी और डराने वाला हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।